इस टेबल में आर्टिकल 260 से 268 से 280 के आर्टिकल 268 से 280 को समराइज़ करते हैं, जो सेंटर स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशंस, टैक्स शेयरिंग, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, जीएसटी एक्सेट्रा को डील करता है। मैं आपको सिंपल क्लियर इंग्लिश में एक एक आर्टिकल एक्सप्लेन करता हूँ। आर्टिकल 268 बोलता है ड्यूटीज़ लेविड बाय यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएट बाय स्टेट्स। सो इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें ही पहला आर्टिकल्स ये है, ये बोलता है कि सेंटर टैक्स लगाता है, स्टेट कलेक्ट करता है, स्टेट ही यूज़ करता है। इसका मतलब ये 268 ठीक है। 268 ये बोलता है कि सर्विस टैक्स है ये, यूनियन एंड लेविड बाय यूनियन एंड कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट बाय यूनियन एंड स्टेट रिपील्ड। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले सर्विस टैक्स सेंटर लगाता था और कलेक्ट सेंटर प्लस स्टेट शेयर करते, जीएसटी के बाद इसको हटा दिया गया, 268 हटा दिया गया है जीएसटी के बाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइन टू द स्टेट्स। तो 269 ये वाला। इसमें बोलते हैं सेंटर टैक्स लगाता है और सेंटर कलेक्ट भी यही करता है, सेंटर कलेक्ट करता है, पूरा पैसा स्टेट को दे दिया जाता है। एग्जांपल जीएसटी, इंटरस्टेट सेल टैक्स, सीएसटी। आर्टिकल 268(9) एंड 269(a) बोलता है इंटरस्टेट जीएसटी कलेक्ट, सेंटर कलेक्ट करता है, सेंट्रल और स्टेट शेयर करते हैं आपस में। एग्जाम्पल के तौर पे विद्यालय और महाराष्ट्र। आर्टिकल 270 पे ये है टैक्स लेविड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनियन एंड द स्टेट, ठीक है। उसके बाद 271 ये बोलता है सरचार्ज फॉर यूनियन पर्पस। सेंटर कुछ टैक्स पर सरचार्ज लगा सकता है, ये सरचार्ज का पैसा सिर्फ सेंटर रखता है, ठीक है। सरचार्ज का पैसा कौन रखता है, केवल सेंटर रखता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 272 ये बोलता है यूनियन टैक्स शेयर विद स्टेट। ये रिपील्ड हो चुका है, ये भी हट चुका है। पहले कुछ यूनियन टैक्स सेंटर्स और स्टेट में शेयर होते थे, जीएसटी के बाद इसको रिपील कर दिया गया। आर्टिकल 273 बोलता है ग्रांट्स इन लीव ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स। इसके जूट एक्सपोर्टिंग स्टेट्स को सेंटर से कंपनसेशन ग्रांट मिलते थे, अब एब्सोल्यूट हो गया है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल 274 ये बताता है प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन नीडेड। कोई भी बिल जो स्टेट के टैक्स इंटरेस्ट को अफेक्ट करे, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस तभी होगा जब प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा, ठीक है। प्रायर रिकमेंडेशन required to the bill affecting taxation in which state are interested. 275 बोलता है ग्रांट फॉर यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स। इसका मतलब है सेंट्रल स्टेट्स को ग्रांट देता है ट्राइबल वेलफेयर के लिए, बैकवर्ड एरियाज़ के लिए, शेड्यूल एरियाज़ के लिए, या फिर स्पेशल डेवलपमेंट्स नीड्स के लिए। आर्टिकल 276 बोलता है टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, ट्रेड, केयरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट्स। इसमें है कि स्टेट अपने सिटीजन से प्रोफेशनल टैक्स ले सकता है, मैक्सिमम लिमिट 2500 पर ईयर, 25,000 पर ईयर, 2500 पर ईयर, सॉरी। स्टेट अपने सिटीजन से प्रोफेशनल टैक्स भी ले सकता है, दैट इज़ 2500 पर ईयर। आर्टिकल 277 बोलता है सेविंग्स के बारे में। जीएसटी ये नया टैक्स लॉज आने से पूरा स्टेट लोकल टैक्स ट्रॉन्स कैंसिल नहीं होते जब तक पार्लियामेंट लॉ पास नहीं होता। आर्टिकल 278 बोलता है अग्रीमेंट विद द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल विद रिगार्ड टू सर्टेन फाइनेंशियल मैटर, ये भी रिपीट हो गया है। 279 बोलता है कैलकुलेटेड नॉन प्रोसीड्स। इसका मतलब क्या है, नेट प्रोसीड्स है। इसके अकॉर्डिंग कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, ठीक है, और कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, कि उसका नेट अमाउंट कितना है, ठीक है, स्टेट को कितना मिलेगा, होम स्टेट गेट, और ये सब है। आर्टिकल 279A गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, जीएसटी रेट्स के बारे में है, एग्जाम्पशंस के बारे में है, रूल्स के बारे में है, रेवेन्यू शेयरिंग के बारे में है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन,
उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हर साल 5 साल में फाइनेंस कमीशन बनती है, जो रिकमेंड करती है सेंट्रल स्टेट रेवेन्यू कैसे शेयर करेंगे, ग्रांट्स नीड, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला, स्टेट फाइनेंशियल नीड्स, ये सारे। 281 बोलता है अल्ट्रा सिंपल लाइन। 289 क्या बोलता है ये हम पढ़ेंगे अभी। तो आर्टिकल 281 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशन कैसे टैक्स शेयर होगा, कौन स्टेट को ग्रांट मिलेगा, प्रेसिडेंट को सबमिट करता है और प्रेसिडेंट उनको पार्लियामेंट से सामने रखती है। सो मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजंस, ये आर्टिकल 282 में क्या लिख रखा है कि एक्सपेंडिचर डिफरेबल बाय यूनियन और स्टेट। इसका मतलब ये है कि सेंटर और स्टेट दोनों वॉलंटरी ग्रांट्स दे सकते हैं किसी पर्पस के लिए, चाहे वो टॉपिक उनकी लिस्ट में हो या ना हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखेंगे इसके लिए कि सेंटर डिजास्टर रिलीफ के लिए ग्रांट दे सकता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा है स्टेट एजुकेशन के लिए स्पेशल ग्रांट दे सकता है, एजुकेशन के लिए स्पेशल ग्रांट दे सकता है, ठीक है। आर्टिकल 283 कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट्स। तो ये बताता है कि सेंटर को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट, इन सब की कस्टडी कौन रखता है, इनको ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, ये रूल्स बताता है। आर्टिकल 284 कस्टडी ऑफ स्वीटर्स डिपॉजिट्स एंड काउंट ऑफ मनी। जब पैसा क्या होता है कि पब्लिक सर्वेंट या ट्रिब्यूनल्स रिसीव करते हैं, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट, फाइन्स, उनको कस्टडी कैसे हो वो बताता है। आर्टिकल 285 बताता है कि एग्जाम्शन सेंटर की प्रॉपर्टी पर स्टेट टैक्स नहीं लगा सकता, ये बताता है। एग्जाम्शन प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन फ्रॉम द स्टेट। उसके बाद 286 बताता है रिस्ट्रिक्शन ऑन स्टेट टैक्सेशन ऑन सेल परचेज ऑफ गुड्स। इसमें बताता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर टैक्स नहीं लग सकता, इंटरस्टेट ट्रेड वन स्टेट टू अनदर पर टैक्स नहीं लग सकता, ये पावर सेंटर के पास होती है। 287 बोलता है एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन सेल्स पर स्टेट कुछ टैक्स नहीं लगा सकती। इलेक्ट्रिसिटी सेंटर के डिपार्टमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो स्टेट उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती। आर्टिकल 288 कहता है एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन बाय स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इन द सेंटर सर्टेन केसेस, एग्जाम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ स्टेट फ्रॉम यूनियन टैक्सेशन। टैक्सेशन बोलता है कि सेंट्रल स्टेट के सोवरन प्रॉपर्टी या इनकम पर टैक्स नहीं लगा सकती, बट सेंट्रल स्टेट के कमर्शियल बिजनेस पर लगा सकती है। कमर्शियल बिजनेस पे सेंटर के टैक्स लगा सकती है, बट सेंट्रल स्टेट की सोवरन प्रॉपर्टी या इनकम पर टैक्स नहीं लगा सकती। आर्टिकल 290 बोलता है एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एक्सपेंस एंड पेंशन। सो अगर स्टेट और सेंटर के बीच कोई हिस्टोरिकल फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हो या फाइनेंशियल पेंशन रहता है लाइक ओवर प्रिंसली स्टेट्स, तो एडजस्टमेंट का हो जाता है। 290A बोलता है एनुअल पेमेंट टू देवासोम फंड्स, देवासोमन फंड। इसका मतलब है केरला और तमिलनाडु के देवासम टेम्पल्स को एनुअली स्पेसिफिक अमाउंट सेंटर प्रोवाइड करता है, हिस्टोरिक ऑब्लिगेशन है। उसके बाद आता 292 बोरोइंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंटर के अंदर बाहर से बोरो कर सकता है, लोन ले सकता है, गारंटी दे सकता है, पार्लियामेंट बोरो लिमिट्स फिक्स करेगा, ठीक है। बोरोइंग बाय स्टेट्स। अब हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में। देखो 1967 तक क्या होता था, सेंट्रल स्टेट रिलेशन मोस्टली स्मूथ था
क्योंकि सेंटर और स्टेट में सेम पार्टी कांग्रेस सरकार करती थी, ठीक है, क्योंकि सेम पार्टी वॉज रूलिंग, दैट इज़ कांग्रेस, ठीक है। बट 1967 में क्या इलेक्शन द कांग्रेस पार्टी वॉज डिफीटेड इन 9 states and its position at the center became weak. So this changed political scenario, led to a new era in the inter-state relations. तो उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि सेंटर मोस्टली स्टेट ने सेम पार्टी कांग्रेस सरकार करती थी, इसलिए कन्फ्लिक्ट कम था, स्मूथली गवर्नमेंट चलती थी। बट 1967 इलेक्शन के बाद क्या हुआ, कांग्रेस 9 स्टेट में हार गई, तो सेंटर और स्टेट के बीच की जो पावर वीक हो गई, क्योंकि कई स्टेट में कांग्रेस नॉन गवर्नमेंट आ गई। सो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर की इंक्रीज पावर स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर की इंक्रीजिंग पावर, इंटरफेरेंस और सेंट्रलाइजेशन का विरोध कर दिया। उन्होंने डिमांड किया कि स्टेट को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलना चाहिए, ज़्यादा पावर मिले, ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स मिले, सेंटर को इंटरफेरेंस कम करे। इससे सेंटर स्टेट रिलेशन में टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। टेंशन एरिया इन द सेंटर स्टेट रिलेशन, कौन कौन से एरिया जहाँ टेंशन बढ़ा, सो कौन से इशू है, जैसे पहला है गवर्नर का अपॉइंट और डिसमिसल। सेंटर पॉलिटिकल रीजन से गवर्नर को एडमिट और डिसमिस कर सकता था, जो स्टेट को पसंद नहीं था, ठीक है। सेकेंड है डिस्क्रिमिनेटरी एंड पार्टीशन रूल ऑफ गवर्नर्स। इसके अकॉर्डिंग क्या था, गवर्नर पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में काम करता था, न्यूट्रल नहीं था, ठीक है। तीसरा प्रेसिडेंट रूल के मिसयूज़, आर्टिकल 365 प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज़ कर सकते थे। सेंट्रल फोर्स का डिप्लॉयमेंट, सेंटर बिना स्टेट की मर्जी के सीआरपीएफ पैरामिलिट्री भेज देता था लॉ एंड ऑर्डर के लिए। स्टेट बिल्स का प्रेसिडेंट के पास रखना, ठीक है। सेंटर इंटेंशनली स्टेट के इम्पोर्टेंस बिल प्रेसिडेंट के पास रख देता था, ठीक है। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन इन फाइनेंशियल। छठा है फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता था कि सेंट्रल स्टेट को फंड्स देने में पॉलिटिक्स करता था, फ्रेंडली स्टेट को ज़्यादा पैसा देता था, अपोजिशन वाले को कम करता था, तो इसकी वजह से इनको कन्फ्लिक्ट हुआ। फिर हुआ प्लानिंग कमीशन का रोल, ठीक है। प्लानिंग कमीशन का रोल मतलब प्लानिंग कमीशन स्टेट प्रोजेक्ट अप्रूव करता था, स्टेट को लगता था कि सेंट्रल प्रोजेक्ट के पॉलिटिकली कंट्रोल करता है। फिर आया ऑल इंडिया सर्विसेज का कंट्रोल, तो सेंटर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को कंट्रोल करता है, स्टेट को लगता है कि उनको फुल कंट्रोल नहीं मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मिसयूज़, सेंटर दूरदर्शन या मीडिया को पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ करता था। इंक्वायरी कमीशन अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर्स, सेंट्रल अपोजिशन स्टेट का एसीएस पर इंक्वायरी कमीशन सेट कर देता था, जिससे पॉलिटिकल प्रेशर आता था, ठीक है। उसके बाद आएगा फाइनेंशियल शेयरिंग डिस्प्यूट, सेंट्रल स्टेट के टैक्स शेयरिंग में डिस्प्यूट और अनफेयर प्रैक्टिसेस होते थे, ठीक है। उसके बाद आया कि एनक्रोचमेंट ऑन स्टेट लिस्ट, सेंट्रल स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में इंटरफेयर करता था, स्टेट को लगता था कि उनका पावर छीनने जा रहा है। इसको हमने पढ़ा इसके बाद, तो ये सारे जो पॉइंट्स थे इनमें कन्फ्लिक्ट आ गया सेंट्रल स्टेट्स के। दिस इश्यूज ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन हैज़ बीन अंडर कंसिडरेशन सिंस मिड 1960 इन द डायरेक्शन फॉरेन डेवलपमेंट हैज़ बीन टेकिंग प्लेस। तो हम पढ़ेंगे कौन कौन से डेवलपमेंट हुए इसके रिगार्डिंग, ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सेंट्रल, देखिए ये सब स्टेट और सेंटर के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो लड़ाई चल रही थी, इस टशल को सॉल्व करने के लिए कुछ मेजर्स लिए गए, अब हम वो मेजर पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इसमें क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट 1966 में
एक 6 मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया जिसको हम ARC बोलते हैं, जिसको मोरारजी देसाई जी ने हेड करा। बाद में के हनुमंतिया ने इसको हैंडल किया। ARC का काम क्या था, उनके टर्म्स के रेफरेंस में एक इम्पोर्टेंट काम था सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को डिटेल में एग्जामिन करना। ठीक है। सेकंड थिंग, सेंट्रल स्टेट के में कोई बीच में कोई टेंशन है, पावर कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, तो ARC ने इसके लिए एक स्टडी टीम बनाया जिसका हेड MC स्टेवलेंट को दिया। ठीक है। एंड ARC ने उसका बेस से 1969 में फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया जिस पे 22 रिकमेंडेशन थी फॉर इम्प्रूविंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशन। द इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन आर, पहला है कि इंटरस्टेट का काउंसिल बनाना, आर्टिकल 263 सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करने के लिए। सेकंड, गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट नॉन पॉलिटिकल लोगों से हो, एक्सपीरियंस वाले न्यूट्रल लोग हो, पॉलिटिकल बायस ना हो। स्टेट को मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करो, स्टेट को ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स दो, और सेंट्रल आर्म फोर्स तभी भेजो जब स्टेट रिक्वेस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें उस कमीशन के बारे में बोला गया। सेकंड है रंगराज कमेटी। रंगराज कमेटी में ये बोला गया कि 1969 तमिलनाडु में DMK गवर्नर ने 3 मेंबर कमेटी बनाई, चेयरमैन डॉक्टर PV रंगनामार था। तो इन्होंने बोला कि सेंट्रल सिचुएशन को एग्जामिन करने इन्होंने करा और कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे चेंजेस किए जाएंगे ताकि स्टेट को मैक्सिमम ऑटोनॉमी मिले। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1971 में तमिलनाडु गवर्नमेंट को भेजी। रंगनाथ कमेटी के अकॉर्डिंग क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर को ज़्यादा पावर देता है। ठीक है। और प्लानिंग कमीशन सेंटर को कंट्रोल में था, प्रेसिडेंट रूल का इश्यूज होता था, ऑल इंडिया सर्विसेज सेंट्रल कंट्रोल में था। ये सारे पॉइंट्स ठीक है। और फाइनेंशियल पावर में स्टेट को कम फ्रीडम है। तो ये सारे पॉइंट्स इसलिए स्टेट को लग रहा था कि सेंटर हमारे पे पावर कर रहा है। तो जैसे मैंने बताया, रंगराज कमेटी के अकॉर्डिंग रीजन दिए सेंट्रलाइजेशन के। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन सेंटर को स्पेशल पावर देते हैं। 1 पार्टी डोमिनेंस है। ठीक है। दूसरा है 1 पार्टी डोमिनेंस, एक ही पार्टी काफ़ी साल तक सेंटर व स्टेट में काम में सेम पार्टी थी, इसलिए स्टेट के पास पैसे कम हैं, सेंटर पर ज़्यादा डिपेंडेंस ज़्यादा है। सेंट्रलाइज प्लानिंग कमीशन सेंटर को कंट्रोल में था। स्टेट प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल सेंटर डिसाइड करता है। इंटरफेरेंस बढ़ता जाता था। इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन जो है रंगराज कमेटी की क्या क्या है। पहला है इंटरस्टेट काउंसिल शुड बी सेटअप इमीडिएटली। इसका मतलब क्या है कि ताकि सेंट्रल स्टेट के डिस्प्यूट सॉल्व कर सके। फाइनेंस कमीशन को परमानेंट बॉडी बना दिया जाए। इसको परमानेंट बॉडी बना दी तो इससे क्या होगा, हर 5 साल बदलने की जगह परमानेंट हो जाएगी ये। थर्ड है, प्लानिंग कमीशन को डिसबैंड कर दिया जाए। सो दे डोंट वांट प्लानिंग कमीशन जो कि 2014 में डिसबैंड हो ही गया। ठीक है। उसको बदल कर उन्होंने नीति आयोग कर दिया। आर्टिकल 365, 57, 65 को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया। ठीक है। और प्रोविजन दैट स्टेट मिनिस्ट्री होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ ऑनर शुड बी omitted. Certain subjects of union list and concurrent list should be transferred to the state list. The residual power should be allocated to states. All India services जैसे IPS should be abolished. तो ये कहना चाह रहे हैं कि आर्टिकल्स 360, 56, 57, 365 को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया। ये आर्टिकल प्रेसिडेंट्स रूल से डील करते थे। कमेटी के कहना था कि सेंटर्स के मिसयूज कर सकता है। गवर्नर के प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट को क्लॉज हटाओ। इसका मतलब गवर्नर का पॉलिटिकल
विशेष पे रिमूव नहीं किया जाएगा। गवर्नर न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट होगा। रेस्टोरेटरी पावर जो सब्जेक्ट लिस्ट में नहीं है स्टेट को ट्रांसफ़र करो, ये उन्होंने बोला। सेंट्रल रेस्टोरेटरी पावर शुड बी पास टू सेंटर। और इंडिया सर्विसेज को अबॉलिश कर दो। स्टेट को लगता है कि आईपीएस सर्विस सेंटर का कंट्रोल करते हो, चाहते थे कि इनको अबॉलिश कर दिया जाए। ये रिकमेंड एक्सेप्ट नहीं हुआ। आई एस आईपीएस आज भी इंडिया में बदला हुआ है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि आनंदपुर साहिब 1973 में अकाली दल ने पंजाब के आनंदपुर साहिब में एक मीटिंग में रिजोल्यूशन पास किया। इसमें पॉलिटिकल और रिलीजन्स दोनों डिमांड्स थी। इसकी मेन डिमांड्स थी कि द रीजन फॉर जनरली नोन एज आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन demand that central jurisdictions should be restricted only to defense, foreign affairs, communications and currency, and entire residual power should be vested in the states. तो उन्होंने बोला कि सेंटर की पावर को बहुत लिमिटेड कर दो। तो ये 4 जगह हैं, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया और करेंसी हो गया। यहीं पे सेंटर की चलेगी। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में इंक्लूडिंग रेसिडुअरी पावर स्टेट्स को दे दो। ये डिमांड फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए थी। कॉन्स्टिट्यूशन को रियल फेडरलिज्म बनाओ, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों को इक्वल स्टेटस हो, स्टेट को ज़्यादा ऑटोनॉमस मिले, सेंटर का इंटरफेरेंस कम हो। सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे तो ये बोलेंगे अकाली दल चाहता था कि सेंटर के रोल मिनिमम हो और स्टेट स्पेशली पंजाब को मैक्सिमम पावर मिले। सेकेंड है वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम 1977 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने पब्लिश अ मेमोरेंडम ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन एंड सेंड इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने बोला कि ये नहीं मानते कि कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन वर्ड्स हटाकर फेडरल लिखो। सेकेंड वही चीज़ उन्होंने बोला सेंट्रल को लिमिटेशन कर दो सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन पे। ठीक है, इन्होंने 5 बोल दिए। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन जोड़ दिया उन्होंने एक और रेसिडुअरी पावर स्टेट को दे दो। सेम वही थी। आर्टिकल 355, 56, 57 जो है रिपील कर दो। नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी इन प्रेसिडेंट रूल। सो नाउ स्टेट बनाने या न्यू स्टेट बनाने में, ये बाउंड्रीज चेंज करने में स्टेट कंसेंट कंपलसरी हो। टोटल सेंट्रल रेवेन्यू में 75% स्टेट को दे दो। ठीक है, ये उन्होंने बोला। राज्यसभा को लोकसभा के बराबर पावर दो। उन्होंने बोला कि राज्यसभा इज इक्वल टू द पावर ऑफ लोकसभा। और इंडिया सर्विसेज हटाओ, ये है इन्होंने भी बोला। सेंट्रल गवर्नमेंट डोंट एक्सेप्ट द डिमांड्स मेड इन द मेमोरेंडम। ठीक है, सरकार या कमीशन क्या बोलती है? इनके अकॉर्डिंग 1983 में ये स्टार्ट हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा 3 मेंबर कमीशन। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1983 में सेंट्रल स्टेट रिलेशन को रिव्यू करने के लिए 3 मेंबर सरकारी कमीशन बनाए। चेयरमैन उसमें RS सरकारिया थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। सेंट्रल स्टेट रिलेशन का स्टडी करने की इम्पोर्टेंट की इम्प्रूव हो सका है, क्या इम्प्रूव हो सकता है, इसके उस पर रिकमेंडेशन था। अल्ट्रा इसमें अभी हम पढ़ते हैं। तो सरकार कमीशन का ओवरऑल व्यू ये था कि कमीशन जो है ने स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस का सपोर्ट नहीं किया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शनल चेंजेस ज़रूरी थे, जैसे सिस्टम फंडामेंटली ठीक है, लेकिन काम करने का तरीका में थोड़ा रिफॉर्म चाहिए। फेडरलिज्म इक्वल्स टू कोऑपरेटिव एक्शंस। कमीशन ने कहा इंडिया को फेडरलिज्म एक फंक्शनल कोऑपरेटिव मॉडल होना चाहिए, जहां सेंटर और स्टेट साथ में काम करे। स्ट्रॉन्ग सेंटर इम्पोर्टेंट है। नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए सेंटर को स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, लेकिन ओवर सेंट्रलाइजेशन से प्रॉब्लम होती है। अगर सेंटर ज़्यादा इंटरफेयर करे तो सेंटर ब्लड प्रेशर, स्टेट एनीमिया, कमज़ोर, यानी ज़्यादा सेंट्रलाइज सिस्टम से अनहेल्थी हो जाएगा, इन्होंने कुछ बताया।
कमीशन ने टोटल 247 रिकमेंडेशन बताए। तो कुछ रिकमेंडेशन हम पढ़ते हैं। पहला रिकमेंडेशन उन्होंने बोला कि जल्दी बढ़ता रहा हूँ। पहला रिकमेंडेशन उन्होंने बोला कि परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जाए ताकि सेंट्रल स्टेट के इशू को रेगुलेट और डिस्कस और सॉल्व कराया जा सके। दिस वॉज लेटर इम्प्लीमेंटेड इन 1990 to 1990 में इम्प्लीमेंट हो गया। दैट इज़ परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल। आर्टिकल 356 का यूज़ बहुत ही रेयरली हो, सिर्फ तब जब ऑप्शनल फेल हो जाए, जब सब ऑप्शन फेल हो जाए, जब सारे ऑप्शन फेल हो जाए तभी आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल का यूज़ हो जाए। और इंडिया सर्विसेज अबॉलिश नहीं हो और नए सर्विसेज का भी क्रिएट हो जो कि इंक्रीज करे एफिशिएंसी। रेसिडुअल पावर को ऑफ टैक्सेशन पार्लियामेंट के पास नहीं रहे, मतलब टैक्सेशन में रेसिडुअरी पावर सेक्टर पर रखी नहीं चाहिए, लेकिन नॉन टैक्स रेसिडुअरी पावर्स कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दी जानी चाहिए। प्रेसिडेंट अगर स्टेट बिल को रिफ्यूज़ करे तो रीज़न स्टेट को बताना कंपल्सरी होता है। एनडीसी का काम बादल कर नेशनल डिफेंस डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी का नाम बदल कर नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल रखो और इसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ। जोनल काउंसिल के रिलेटिव एक्टिविटी करो ताकि रीजनल कोऑपरेशन बढ़े और फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग हो। सेंटर को आर्म फोर्स डिप्लॉय करने का पावर होनी चाहिए। स्टेट को भी कंसेंट के बिना भी, लेकिन पहले स्टेट से कंसल्ट करना डिज़ायरेबल है। कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने से पहले सेंटर को स्टेट को कंसल्ट करना चाहिए। तो ये सारे 9 पॉइंट्स थे। ठीक है, सेंटर शुड कंसल्ट द स्टेट बिफोर मेकिंग अ लॉ ऑन द सर्टेन सब्जेक्ट। और भी इनके कुछ रिकमेंडेशन है, वो नेक्स्ट पेज पर। तो 10th पॉइंट बोलता है गवर्नर अपॉइंट करते टाइम चीफ मिनिस्टर से कंसल्टेशन कंपलसरी हो, जिससे इससे गवर्नर का पॉलिटिकल मिसयूज़ कम हो। कॉर्पोरेशन टैक्स के नेट प्रोसीड्स स्टेट के साथ शेयर किया जा सकता है, मतलब इस टैक्स के कुछ हिस्सा स्टेट को दिया जा सकता है ताकि स्टेट के पास ज़्यादा रेवेन्यू आए। गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को तब तक डिसमिस नहीं कर सकती जब तक असेंबली में मेजोरिटी ना हो। अगर सीएम प्लस मेंबर ऑफ हाउस आर मिन मेजोरिटी तो गवर्नर ने उन्हें नहीं हटा सकता। ठीक है, पॉलिटिकल इशूज़ नहीं। दैट इज़ द 12 पॉइंट। 13 पॉइंट इज़ गवर्नर को 5 साल तक का टेन्योर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, केवल इमरजेंसी सिचुएशन में। फिर सीएम के अगेंस्ट इंक्वायरी कमीशन तभी बनाओ जब पार्लियामेंट डिमांड करे। सो नो कमीशन ऑफ इंक्वायरी शुड बी सेट अप अगेंस्ट अ स्टेट अनलेस अ डिमांड इज मेड टू द पार्लियामेंट। इससे क्या होगा कि सेंटर अपने आप स्टेट के अगेंस्ट इंक्वायरी नहीं चलाएगा, सिर्फ पार्लियामेंट की डिमांड पर ही इंक्वायरी हो। 15वां है कि इनकम टैक्स सरचार्ज सेंटर को सिर्फ स्पेशल और शॉर्ट पीरियड के लिए लगना चाहिए, यानी सरचार्ज एक्स्ट्रा टैक्स। कमीशन ने बोला सरचार्ज का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली स्पेसिफिक पर्पस और लिमिटेड टाइम के लिए ही लगना चाहिए। 16 बोलता है कि फाइनेंस कमीशन एंड प्लानिंग कमीशन के बीच एग्जिस्टिंग पावर का डिवीजन कंटिन्यू रहे। उस टाइम फाइनेंस कमीशन टैक्स शेयरिंग, प्लानिंग कमीशन प्लान ग्रांट्स एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। 17 बोला 3 लीग फार्मूला को प्योर स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करो। व्हाट इज दिस 3 लीग फार्मूला? 3 भाषा फार्मूला है, दैट इज़ हिंदी इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज। हर स्टेट को इसका यूनिफॉर्मली अप्लाई करना चाहिए। नेशनल इंटीग्रिटी के लिए ज़रूरी था। 18th है कि नो ऑटोनॉमी फॉर रेडियो एंड टेलीविज़न बट डिसेंट्रलाइज देयर ऑपरेशन, मतलब एयर इंडिया दूसरे सेंट्रल कंट्रोल में ही रखे, लेकिन उनके डेली ऑपरेशन स्टेट में डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है। ब्रॉडकास्टिंग पर सेंटर का कंट्रोल सेफ्टी के लिए मेंटेन रखना। 19 राज्यसभा को रोल और सेंटर
के पावर को रिकॉग्नाइज करना। इंडियन कमीशन ने बोला कि राज्य सेवा को करंट रूल ठीक है, सेंटर के पास स्टेट की बाउंड्री चेंज करने का पावर रखना। 20th है कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को एक्टिव करो। इससे क्या होगा कि लैंग्वेज बेस्ड माइनॉरिटी को राइट प्रोटेक्ट करने वाला जो कमीशन है उसको एक्टिव और इफेक्टिव बनाना ज़रूरी है। थैंक यू। अब ये नया हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पुच्ची कमीशन। थैंक यू एवरीवन।